नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ जांगड़ स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज मेक इजी में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करूँगा वो रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में कि कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या क्या थोड़ा सा पूछा जाता है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम लोग। और मेनली जो एग्ज़ाम है जो मैं आज टारगेट करूँगा जिसका सब्जेक्ट वो है एमपीएससी। जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं हम कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है। मेनली दोस्तों एमपीएससी एमईएस महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें जो टॉपिक्स रहेंगे डिस्कशन रहेंगे मैं मेनली इसी पे फोकस करने वाला हूँ और इस एग्ज़ाम्स की डिटेल्स में आपको आगे देने वाला हूँ। और भी जो ये टॉपिक है जो मैं आज लेने वाला हूँ वो एसएससी जेई में भी पूछते हैं, पीडब्ल्यूडी है, डब्ल्यूआरडी है, डब्ल्यूसीडी है एंड रेलवेज आरआरपी। इनमें इस टॉपिक का थोड़ा थोड़ा पार्ट पूछा जाता है। दोस्तों ये अच्छे से करिए और बहुत से स्टूडेंट को इसमें बेसिक्स में थोड़ा डाउट्स रहता है, तो जो क्वेश्चंस फॉर्मेशन है उसमें थोड़ा डाउट रहता है, तो क्वेश्चंस भी क्या रहेंगे वो भी मैं एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दूंगा। तो दोस्तों इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीएससी एमईएस महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज, इस एग्ज़ाम्स की डिटेल्स मैं आज आपको दूंगा। इस एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट्स है, कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और हम कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मेनली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो 15 मार्क्स के लिए पूछते हैं इस एग्ज़ाम में, और बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम है। ये प्री का सिलेबस है, मेंस में आपको सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मेंस हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल इसकी प्री आने वाली है, तो प्री के लिए मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये दो टॉपिक आपको मेनली पढ़ाने वाला हूँ। पहला टॉपिक हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो भी 15 मार्क्स के लिए पूछते हैं। देन है सिविल इंजीनियरिंग जो 10 मार्क्स के लिए आता है। देन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग 10 मार्क्स के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 10 मार्क्स के लिए। मराठी रहता है 10 मार्क्स के लिए। इंग्लिश 10 मार्क्स के लिए। जनरल स्टडीज़ 20 मार्क्स के लिए। ओवरऑल ये सारे के सारे अगर टोटल करोगे तो ये 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। दोस्तों आपको क्रैक करने के लिए नियर अबाउट 25 से लेकर 30 मार्क्स तक का मिनिमम स्कोर चाहिए। और दोस्तों इसकी प्रिपरेशन करते वक्त आप लोग ज़्यादा सब्जेक्ट पे फोकस मत कीजिए। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये सब्जेक्ट्स आपको नहीं करने हैं। बहुत से लोग इस पर फोकस देते हैं बट इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप मेनली अगर ये 3 सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से कर लो, जितने मैं वीडियोस बता रहा हूँ बना रहा हूँ, इस पर अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो तो आपका प्री आसानी से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अगर 15 और 30, 15 15 30 और ये 10, टोटल 40 मार्क्स यहीं पे आपके कवर होते हैं। और दोस्तों आपको सिर्फ 25 मार्क्स चाहिए। तो प्रिपरेशन करते हुए आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। स्ट्रेटजी दोस्तों ये रखिए प्रिपरेशन करते हुए कि प्री पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। प्री पे जस्ट ये वीडियोस देखिए और ये वीडियोस देख के ही आप प्री को क्रैक कर सकते हो। प्री क्रैकिंग ही करनी है आपको, क्योंकि प्री का जो स्कोर है वो मेंस में कंसिडर नहीं होगा, तो प्री में ज़्यादा मार्क्स लेके बेनिफिट नहीं है। तो मेंस के लिए फ़ोकस कीजिए और अभी से मेंस के लिए तैयारी कीजिए। मैं जितना भी बता रहा हूँ आपको ये पढ़िए अच्छे से और इसकी नोट्स बना लीजिए। नोटबुक लेके बैठिए और सारा नोट्स लिखते जाइए। जहाँ जहाँ पे पॉज आता है वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हो या फिर उसको सेव करके रख भी सकते हो। बाकी में से अगर आप एक क्वेश्चन भी कर पाओ, मराठी में 2, इंग्लिश में 2, जनरल स्टडीज़ में 2, तो भी मोर देन इनफ हो जाएंगे दोस्तों। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी सॉल्व करने की। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ये 3 है और आपको ये 3 बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक, हमारा सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पे जो चैप्टर्स है जो मैं कवर करने वाला हूँ, चैप्टर्स बता देता हूँ मैं आपको कौन से चैप्टर्स है जो मैं कवर करूँगा। कोप्लेनर फोर्सेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल इन काइनेमेटिक्स, relative motion, curvilinear motion of particle in kinetics, projectile motion, curvilinear motion of particle in kinetics, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एंड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम एंड इम्पैक्ट। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिन्होंने ये पढ़ा होगा, देन वो सोचते हैं कि हाँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैंने पढ़ा है, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। बट दोस्तों जो आपने पढ़ा हुआ है उस पर क्वेश्चंस वैसे नहीं आते। मोस्टली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो फोकस किया जाता है वो है डायनेमिक मैकेनिक्स पे। जो भी मेनली फोकस होता है वो होता है डायनेमिक मैकेनिक्स पे। ठीक है, स्टैटिक पे बहुत कम फोकस होता है, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टैटिक है, बाकी ये सारे टॉपिक जो है वो है डायनेमिक्स के। तो आपको इतनी अच्छे से तैयारी करनी कि डायनेमिक्स के टॉपिक आपको अच्छे से आ जाए। तो स्टैटिक जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से जो आपने पढ़ा होगा या फिर बहुत से लोगों ने पढ़ाया भी होगा, तो उस पर फोकस कम रहता है बट डायनेमिक्स पे ज़्यादा रहता है। तो आपको डायनेमिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। यदि आप डायनेमिक अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हो तो इट्स वेरी गुड। आप मैथमेटिक्स की तैयारी कीजिए एंड देन थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना है आपको। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, सिविल इंजीनियरिंग में भी क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, वो मैं आपको अच्छे से अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा।
इंजीनियरिंग में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, दैट इज़ कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस में दोस्तों हम पहले फोर्सेस देख लेंगे कि फोर्स सिस्टम में है क्या क्या। तो फोर्स सिस्टम में कौन से फोर्सेस आते हैं, दो टाइप के फोर्स है, कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। दोस्तों कोप्लेनर फोर्स क्या रहते हैं, जो आपके सामने ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे जो भी फोर्स है वो सारे कोप्लेनर फोर्सेस रहेंगे। फोर्सेस मतलब आप कोई भी डायरेक्शन में एरो बनाओ और उसको फोर्स बता दो, वो फोर्स कोप्लेनर रहेगा। नहीं, सिंगल चीज़ जो 2D में आएगा वो सारे कोप्लेनर रहेंगे, और जो 3D में आएगा वो सारे नॉन कोप्लेनर फोर्सेस रहेंगे। ठीक है, अब इसमें भी और क्लासिफिकेशन है कोप्लेनर फोर्सेस के, दैट इज कॉन्करेंट फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस एंड लीनियर फोर्सेस। तो कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है, देख लो, दो फोर्सेस कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट, लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस। दोस्तों कॉन्करेंट फोर्स क्या होंगे, अगर सारे फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हैं, जो भी फोर्स है अगर सिंगल पॉइंट से अगर वो पास हो गए तो वो सारे कॉन्करेंट फोर्सेस रहेंगे। एक ही पॉइंट से जितने भी फोर्स पास होंगे वो सारे क्या रहेंगे, वो सारे रहेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस। देन नॉन कॉन्करेंट फोर्स क्या रहेंगे, जो एक पॉइंट से पास नहीं होंगे वो सारे नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस रहेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस है फिर पैरेलल फोर्सेस में, लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस अगर दोनों के दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो उनको बोलेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस, और अगर फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो तो उनको बोलते हैं हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट आता है कोलिनियर फोर्सेस, मीन्स अगर फोर्स जो है अगर स्ट्रेट एक ही लाइन में, उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स का वो एक ही लाइन पे आ रहा है तो वह है कोलिनियर फोर्स, और अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग जाएगा तो वो रहेगा नॉन कोलिनियर फोर्स। यहाँ पे डायरेक्शन डिपेंड नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में रहे तो कोलिनियर, नहीं रहे तो नॉन कोलिनियर। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में तो लाइक, अलग डायरेक्शन में तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सिंगल पॉइंट से जा रहे तो कॉन्करेंट, अलग अलग पॉइंट जा रहे तो नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। दोस्तों पहला लॉ देखते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इस पे मैं बहुत सी कंडीशंस बताऊंगा और इस पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं। किस तरीके से फॉर्मेशन आता है ये हम आगे अलग अलग केसेस में देखेंगे। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ कर ली है, तो देखते हैं इसका लॉ क्या है। द रिजल्टेंट ऑफ टू कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, द रिजल्टेंट ऑफ टू कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस। ध्यान से देखो दोस्तों, कोप्लेनर भी है फोर्स एंड वो कॉन्करेंट भी होना चाहिए। कोप्लेनर मतलब इस सिंगल प्लेन पे है, और कॉन्करेंट मतलब वो एक ही पॉइंट से आ रहे, तो ये एक पॉइंट से पास हो रहे हैं यहाँ पे फोर्सेस, तो इनको बोलेंगे हम कॉन्करेंट फोर्सेस। कौन से पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू ये दोनों फोर्सेस हैं जो एक ही पॉइंट से पास होते हैं। देन सेपरेटेड बाय एन एंगल थीटा, जो सेपरेट किए हुए हैं एट एंगल से, थीटा से। तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ये पी एंड क्यू फोर्स एक एंगल से सेपरेटेड थीटा से। देन थीटा इज़ गिवन बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से मिलेगा। तो वो होता क्या है दोस्तों, अगर इसका लॉ ऐसा भी है, अगर दो फोर्सेस पी एंड क्यू पैरेललोग्राम की दो साइड से अगर पास हो रहे हैं तो उसका जो डायगोनल रहेगा वो आपको रिजल्टेंट देगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। एंड यहीं से अल्फ़ा का भी फॉर्मूला है एंगल का, एंगल क्या रहेगा, रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पी। रिमेंबर दोस्तों हमेशा पी के रिस्पेक्ट में ही रिजल्टेंट रहेगा, तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है, रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो जो फोर्सेस अपोजिट वाला रहेगा वही ऊपर आएगा। ये फॉर्मूला आपको ऐसे ही याद रखना है, कंफ्यूज मत होना। एंगल उसके रिस्पेक्ट में मिलेगा जो हॉरिजॉन्टल में रहेगा, और फॉर्मूला ऐसे ही याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ कोसाइन, इसी को लॉ ऑफ कोसाइंस भी कहा जाता है। ठीक है, एक हम साइन रूल आगे देखेंगे, लैमिस थ्योरम बोलते हैं उसको, और ये लॉ ऑफ कोसाइन भी, कि यहाँ पे कॉस यूज हुआ है इसलिए इसको लॉ ऑफ कोसाइन भी कहा जाता है। इट कैन बी प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटली नॉट मैथमेटिकली। दोस्तों ये एक पॉइंट याद रखिए, आप एग्जाम में पूछते हैं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कैसे प्रोवाइड किया गया है, एक्सपेरिमेंटली या फिर मैथमेटिकली। तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रोवाइडेड किया गया है, नॉट मैथमेटिकली। दोस्तों कुछ केसेस देख लेते हैं हम यहाँ पे, सम केसेस। फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, और एंगल जो है पिछला फॉर्मूला मैंने कॉपी किए जस्ट आपको समझने के लिए, tan अल्फा। कुछ केसेस देख लेते हैं हम यहाँ पे, सम केसेस। फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू
अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। और एंगल जो है पिछला फॉर्मूला मैंने कॉपी किए जस्ट आपको समझने के लिए, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम केसेस देख लेते हैं। जो केसेस हैं, केस नंबर 1, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 देन आर इज़ मैक्सिमम। दोस्तों ये आपको पॉइंट्स ऐसे बहुत याद रखने हैं, जो एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछता है कि अगर दो फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो अगर 0 है देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट तब क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। इनमें एंगल 0, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक ही लाइन पे एक्ट हो रहे हैं, पी और क्यू, मीन्स ये को लीनियर फोर्सेस बन जाएंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हेन टू फोर्सेस आर कोलिनियर व्हाट इज़ द रिजल्टेंट। ठीक है, तो आपको ये चीज़ों पे ध्यान देना है कि क्या पूछता है, कैसे क्वेश्चन रहेगा। थीटा 0 है केस नंबर 1, देन आर इक्वल्स टू क्या आएगा, थीटा अगर 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 1 बन जाएगा। देन ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू। अंडर रूट करोगे ये ब्रैकेट का स्क्वायर होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट के स्क्वायर का फॉर्मूला है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा और पी प्लस क्यू बन जाएगा। यहाँ से भी आप डायरेक्टली देख सकते हो, अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, ये पी फोर्स है ये क्यू फोर्स है, तो रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आर यहाँ पे बन जाएगा कि रिजल्टेंट पी प्लस क्यू आ जाएगा इसी डायरेक्शन में। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देन अगर हम रिजल्टेंट और पी के बीच में एंगल देखें तो वह एंगल भी क्या है, एंगल 0 आ रहा है, तो एंगल भी 0 बन रहा है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हो विदाउट गोइंग इनटू द फॉर्मूला। केस नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। केस 2 है इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री। अब जो दो फोर्सेस हैं वो पी एंड क्यू 90 डिग्री पे लगाए हैं, तो वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर अगर वो एक्ट होने वाले हैं तो क्या होगा, मीन्स यहाँ पे ये पी है फोर्स और यहाँ पे ये क्यू फोर्स है। थीटा अगर 90 डिग्री रहेगा तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू क्या रहती है, cos 90 0 होता है। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और अल्फ़ा क्या रहेगा, cos थीटा जो है cos 90 जो है वो 0 बनेगा, sin 90 1 बनेगा, तो q अपॉन पी बन जाएगा। तो q अपॉन पी ये अल्फ़ा की वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट केस 3 देख लेते हैं। अगर थीटा 180 डिग्री है, अगेन दोस्तों पी एंड क्यू कोलिनियर बने बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे कोलिनियर इन सेम डायरेक्शन, कोलिनियर इन अपोजिट डायरेक्शन। देन आर क्या रहेगा, आर मिनिमम रहेगा। कैसे, आर इक्वल्स टू पी माइनस क्यू बनेगा एंड अल्फ़ा की वैल्यू 0 आएगी। क्यू 180 डिग्री अगर लोगे, साइन 180 क्या रहता है, साइन 180 0 रहता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी एंड अल्फ़ा की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। रिजल्टेंट पी ये है, क्यू ये है, दोनों अपोजिट में है, तो जो भी रिजल्टेंट बनेगा इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे। 4 क्या है, केस नंबर 4 में दोस्तों हम कंसिडर करेंगे जो फोर्स पी है क्यू है वो इक्वल टू आर रहेंगे। मीन्स जो पी क्यू फोर्स गिवन रहेंगे हमें दो फोर्सेस, वो रिजल्टेंट के बराबर है। मीन्स इन सभी को मैं एक कॉमन नाम दे दूँ, सपोज मैं सभी को आर अगर लिख लूँ तो फिर क्या बनेगा, तो कॉस थीटा एंड टैन अल्फ़ा इसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू रहेगी 120 डिग्री और अल्फ़ा की वैल्यू रहेगी 60 डिग्री। और कैसे देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट केस नंबर 5 देखते हैं। इफ़ P इक्वल टू क्यू इक्वल टू एफ रहेगा, P Q और F सेम रहेंगे। ठीक है ना, मीन्स इन फोर्स ये दोनों फोर्सेस अगर सेम है ऐसा कंसिडर करेंगे, या फिर P इक्वल्स टू क्यू है, P इक्वल टू क्यू रहेगा, समथिंग मैंने कुछ दोनों को एक फोर्स का F नाम दे दिया। देन क्या होगा, देन रिजल्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सब केस 1 जब थीटा 0 रहेगा, तो जब थीटा 0 रहेगा इस केस में देन रिजल्टेंट इज ट्वाइस ऑफ एफ और उसका एंगल क्या रहेगा, उसका एंगल 0 रहेगा। ठीक है, मीन्स दोनों ऐड होने वाली है, स्ट्रेट लाइन पर रहेगी। जब थीटा 90 डिग्री रहेगा तब क्या रहेगा, cos 90 0 होता है, देन आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एफ आ जाएगा और अल्फ़ा 45 डिग्री बन जाता है। नेक्स्ट केस नंबर 3, इफ़ थीटा 180 डिग्री रहा तो क्या होगा, ये माइनस में आता है, देन आर इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, दोनों एफ सेम है तो पी माइनस क्यू 0 हो जाएगा और अल्फ़ा की भी वैल्यू आएगी वो 0 आने वाली है। दोस्तों एक केसेस याद रखिए, इन केसेस पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। रिजल्टेंट फॉर मोर देन 2 कोप्लेनर फोर्सेस, अगर दो फोर्सेस से ज़्यादा मुझे रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट करना है, हमने जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखा उसमें क्या था, उसमें दो कॉन्करेंट फोर्स थे। उसमें लॉ में कहा था कि दो कॉन्करेंट फोर्स होने चाहिए, सिर्फ दो कॉन्करेंट फोर्स।
बट अगर एग्ज़ाम में 2 से ज़्यादा कॉन्करेंट फोर्स रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कॉन्करेंट फोर्स है, 4 कॉन्करेंट फोर्स है, कितने भी कॉन्करेंट फोर्स रहो, अगर 2 से ज़्यादा रहेंगे तो हमें यूज़ करना है रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सम है यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर, ये हमें यूज़ करना है। देन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी रिजल्टेंट की, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आने वाली है। ये मुझे रिजल्टेंट यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मुझे tan अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब 2 से ज़्यादा फोर्स रहेंगे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस तो हम रिजल्टेंट इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज़ हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें केस 1 देखते हैं। अगर उसने कहा कि रिजल्टेंट जो है वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, जैसे उन्होंने कहा हम ग्राफ देख लेते हैं, ये ग्राफ है सपोज, और जो रिजल्टेंट है वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है। मतलब रिजल्टेंट अगर ऐसे आ रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस आया है, तो इसका मतलब y क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है, वो कांस्टेंट हो रही है या फिर 0 हो जाएगी। एफ आर इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स के डायरेक्शन में आ जाएगा और एफ ऑफ वाई 0 या फिर कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट केस 2 देख लेते हैं, रिजल्टेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब रिजल्टेंट अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग में है तो एक्स एक्सिस कांस्टेंट हो जाएगा या फिर वो 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो है वो एफ ऑफ वाई आया और एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 आएगा। तो दोस्तों ये टर्म्स याद रखिए, जब अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है तो वाई 0 है, अलॉन्ग द वाई एक्सिस है तो एफ ऑफ एक्स 0 है। नेक्स्ट दोस्तों, एक इक्विलिब्रियंट करके टर्म पूछी है बहुत बार उन्होंने कि इक्विलिब्रियंट होता क्या है। तो याद रखो दोस्तों, द रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रियंट आर द इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मीन्स रिजल्टेंट और इक्विलिब्रियंट, जो भी हम अभी तक रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं वो रिजल्टेंट और इक्विलिब्रियंट सेम है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर इक्वल टू माइनस ऑफ ई। इसका मतलब क्या रहेगा दोस्तों, बेसिक, अगर सपोज कोई मेंबर है, जैसे ये मेंबर फोर्स है, इसका रिजल्टेंट किसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो मुझे अगर उसको रेजिस्ट करना है, उसके मोशन को प्रिवेंट करना है, तो मुझे रिजल्टेंट के अपोजिट उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो वहाँ पे रुक जाए, वो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। इसलिए इसको इक्विलिब्रियंट कहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियंट क्या है फिर, द रिजल्टेंट एंड इक्विलिब्रियंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट दोस्तों, मोमेंट देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे मोमेंट के लिए डायग्राम बना ली है, कैसे रहेगी दोस्तों। यहाँ पे 2 चीज़ बताऊँगा मैं आपको, एक मोमेंट ऑफ फोर्स बताऊँगा और एक कपल बताऊँगा। बहुत से स्टूडेंट्स को यही लगता है कि कपल और मोमेंट सेम होती है, बट उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस आज हम देखेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है एंड कपल क्या होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या रहेगा, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो लिख लेते हैं इसको, तो M इक्वल्स टू P इंटू डी रहेगा एट A से। A यहाँ पे है, आगे डायग्राम आएगी तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, इट्स यूनिट इज़ न्यूटन इंटू मीटर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर रहेगा। याद रखो दोस्तों, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये है मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। एक फोर्स का मोमेंट क्या रहेगा। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स इज़ डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ लोकेशन। मीन्स कहाँ पे आप मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हो उस पर वो डिपेंड करता है। नोट, इफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द पॉइंट इट्स मोमेंट इज 0, इस मोमेंटम इज 0। ठीक है, उसका मोमेंटम क्या रहेगा, उसका मोमेंटम 0 आने वाला है। तो यहाँ पे ये फोर्स मैंने P कंसिडर किया, ये पॉइंट A है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे मैं मोमेंट लेना चाहता हूँ, इसका सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D है। तो यहाँ पे मोमेंट जब मैं चेक करूँगा इस पॉइंट पे, तो M कितना आएगा, ये फोर्स P इंटू ये डिस्टेंस D आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे A पे मोमेंट ये है, मैंने कहा इट डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ लोकेशन। यहाँ पे मैं मोमेंट ले रहा हूँ तो P इंटू डी ये आ गया। सपोज़ मैं कहीं पे मिडल पे लूँगा इस पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू डी बाई 2, इसका आधा डिस्टेंस हो जाएगा, तो मोमेंट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसलिए कहा है कि मोमेंट जो है वो डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ लोकेशन। ये क्यों है, ये अगले पॉइंट्स देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। नेक्स्ट, कपल देख लो दोस्तों, कपल होती क्या है। कपल दोस्तों ये एक टर्म यूज़ की हमने एज अ मोमेंट के लिए ही, बट एक फोर्स रहता है जो इक्वल अपोजिट फोर्सेस की वजह से लगता है। जैसे यहाँ पे 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं सेपरेटेड बाय अ
डिस्टेंस, तो एक कपल फॉर्म होती है। ये होता क्या है देखो, व्हेन टू अनलाइक नॉन कोलिनियर फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ये अनलाइक है, दोनों पैरेलल बट अनलाइक फोर्सेस है, और नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं है। अगर कोलिनियर होंगे तो कोई फोर्स नहीं बनेगा। नॉन कोलिनियर फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा। एक फोर्स अगर एफ है तो दूसरा भी एफ रहेगा। आर सेपरेटेड बाय लीवर आर्म डिस्टेंस फॉर्म अ कपल, अगर एक लीवर आर्म के डिस्टेंस सेपरेट है तो फॉर्म करेंगे वो एक कपल फॉर्मेशन। इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कपल बनेगा। तो m इक्वल टू क्या रहेगा, m इक्वल टू एफ इंटू डी रहने वाला है। तो ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट सेपरेटेड बाय लीवर आर्म डी, तो कपल इक्वल्स टू क्या रहेगी, कपल इक्वल्स टू एफ इंटू डी आने वाली है। इसका यूनिट भी सेम रहता है, न्यूटन इंटू मीटर। दोस्तों कपल एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, इनमें एक बेसिक डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा। कपल जो है एक रोटेशन क्रिएट करती है उसी पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ पे उसको अप्लाई किया गया है, और मोमेंट ऑफ फोर्स जहाँ से हम मेजर करेंगे वहाँ पे रोटेशन क्रिएट करती है, ठीक है। दोस्तों द मोमेंट ऑफ कपल इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। आप कहीं पे भी लगाओ कपल तो वही रहती है। आपने बीम सॉल्व करते हुए देखे होंगे, कपल को कहीं पे भी अप्लाई करो वो सेम रहने वाली है। अ कपल कैन बी शिफ्टेड, रोटेटेड, रिप्लेस्ड बाय अनदर पेयर ऑफ फोर्स प्रोड्यूसिंग द सेम मोमेंट। आप कपल को रिप्लेस भी कर सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, जहाँ पे आपको पॉइंट चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट द रिजल्टेंट ऑफ कपल इज़ ज़ीरो, अगर मैं इसका रिजल्टेंट लूँ तो ये एफ और ये एफ कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था बेसिक डिफरेंस। तो दोस्तों इसका यूनिट क्या रहता है, कपल का यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर। दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस याद रखना, कपल में और मोमेंट में, मोमेंट ऑफ फोर्स में। मोमेंट ऑफ फोर्स एट अ पॉइंट पे लिया जाता है और कपल को आप कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है। द मोमेंट ऑफ कपल इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द लोकेशन ऑफ पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कपल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है पॉइंट ऑफ लोकेशन पे। अब जैसे इसकी वजह से जो एक कपल फॉर्म होगी, उस कपल का जो भी फोर्स रहेगा आप कहीं पे भी रखो, उसका इफ़ेक्ट उतना ही रहने वाला है, उसका इफ़ेक्ट चेंज नहीं होता। बट वहीं पे अगर आप मोमेंट लोगे, जैसे सपोज मैं किसी पॉइंट पे मोमेंट लूँगा दूसरे पॉइंट पे, तो वहाँ पे वो बदलते जाएगी, जैसे हमने पीछे देखा है। नेक्स्ट द कपल कैन बी शिफ्टेड, रोटेटेड और रिप्लेस्ड बाय अनदर पेयर ऑफ फोर्स प्रोड्यूसिंग द सेम मोमेंट, ठीक है। ये जितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगी उतने ही मोमेंट की आप दूसरी कपल कहीं पे लगा के इसको नलीफाई कर सकते हो, या फिर इसको शिफ्ट कर सकते हो, या फिर इसको मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। जैसे ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज कपल घूम रही है, अब दूसरी क्लॉकवाइज लगा के इसका इफेक्ट नलीफाई कर सकते हो, तो ये कपल होती है। आप मोमेंट में ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ पे लीवर आर्म पे डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स कितना रहेगा। नेक्स्ट नोट देखो दोस्तों, रिजल्टेंट ऑफ कपल इज़ ज़ीरो। जैसे अब मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ कि ये फोर्स नीचे जा रहा है तो ये माइनस रहेगा, ये फोर्स ऊपर जा रहा है तो ये प्लस रहेगा, प्लस माइनस ज़ीरो होने वाला है। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई ज़ीरो होएगा, और एफ ऑफ एक्स तो ज़ीरो है ऑलरेडी, इसलिए इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट इसका ज़ीरो आएगा। तो आर इक्वल टू ज़ीरो रहता है कपल के लिए, मोमेंट के लिए ऐसा नहीं होता। तो ये बात याद रखो, नोट अच्छे से याद रखनी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिए दोस्तों, इनको समझ लीजिए या फिर इनको मगअप कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। इफ़ द लीवर आर्म ऑफ कपल इज़ डबल देन द मोमेंट इज़ अल्सो डबल, ठीक है। आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें रहेंगी जो आपको मगअप करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे बोला है कि लीवर आर्म, जैसे हमने देखा कि कपल इक्वल टू क्या रहेगा, कपल इक्वल टू था हमारा फोर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस को डबल करूँगा, डिस्टेंस को, लीवर आर्म का जो डिस्टेंस है वो अगर डबल होगा तो कपल डबल ही होने वाली है। नेक्स्ट रहेंगे इफ़ द फोर्स एंड लीवर आर्म बोथ आर डबल, अगर मैं इसको डबल किया और इसको डबल किया तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो कपल क्या आ जाएगी, कपल इज़ 4 टाइम्स हो जाएगी। इफ़ द फोर्स एंड लीवर आर्म बोथ आर डबल मोमेंट इंक्रीज 4 टाइम्स, तो इसकी वजह से जो मोमेंट बनेगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अ फोर्स कैन बी शिफ्टेड इन पैरेलल डायरेक्शन
ओनली अलॉन्ग विद द मोमेंट। ठीक है, तो जहाँ पे जो मोमेंट है उसके अलॉन्ग में ही, उसके स्ट्रेट डायरेक्शन ही आप फोर्स को शिफ्ट कर सकते हो। सपोज़ ये एक बीम है, बीम पे कोई ये फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, इसका डिस्टेंस समथिंग हमने डी ले लिया। तो अब मुझे अगर इसको शिफ्ट करना है इस फोर्स को, तो ये फोर्स मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, बट मैं पैरेलली शिफ्ट करूँगा और मोमेंट के साथ चेंज नहीं होना चाहिए उसका मोमेंट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो बदलना नहीं चाहिए। इसलिए अ फोर्स कैन बी शिफ्टेड इन पैरेलल डायरेक्शन ओनली अलॉन्ग विद द मोमेंट। मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिपेंड अपॉन अ पॉइंट, सो इट इज़ फिक्स्ड वेक्टर। हमने पहले ही देखा था मोमेंट क्या था, आप पीछे की स्लाइड में देख सकते हो कि मोमेंट क्या था। मोमेंट इज़ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे लगाएंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स अलग आएगा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स अलग आएगा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स अलग आएगा। तो वो क्या है, वो एक जगह पे फिक्स रहेगा, तभी वो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए उसको फिक्स्ड वेक्टर कहा जाता है। याद रखना, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं। सेम अगर मोमेंट ऑफ कपल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट, सो इट इज़ फ्री वेक्टर रहता है। जैसे हमने उसका एक पॉइंट देखा ही था कि मोमेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन पॉइंट ऑफ लोकेशन, तो वो कहीं पे भी रखो उसका इफेक्ट सेम रहता है, उसका इफेक्ट नहीं बदलता। इसलिए हम क्या कंसिडर करेंगे, मोमेंट ऑफ कपल इज़ इंडिपेंडेंट ऑन पॉइंट, सो इट इज़ फ्री वेक्टर। तो याद रखो दोस्तों, कपल का मोमेंट फ्री वेक्टर है और फोर्स का मोमेंट फिक्स्ड वेक्टर है। टू लाइक पैरेलल फोर्सेस आर लाइज बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है ना, मतलब अगर रिजल्टेंट रहेगा टू लाइक पैरेलल फोर्सेस का, तो वो बीच में आता है। और यहीं पे अगर हम देखें टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो आउटसाइड में आता है। ये दो पॉइंट आपको जस्ट रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं कि जब लाइक पैरेलल है तो रिजल्टेंट बिटवीन द टू फोर्स है, अनलाइक पैरेलल है तो रिजल्टेंट आउटसाइड द टू फोर्स है। ये जस्ट वर्ड याद रखने आपको। तो वेरिंगटन्स थ्योरम देखते हैं हम लोग। वेरिंगटन्स थ्योरम है क्या, सम ऑफ मोमेंट एट अ पॉइंट इज़ इक्वल टू, मीन्स एक पॉइंट पे अगर मैंने सम ऑफ मोमेंट कैलकुलेट किया, वो किसके बराबर है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन किसका, इसका रिजल्टेंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस x फ्रॉम द मोमेंट सेंटर, मोमेंट सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो यहाँ पे सम ऑफ मोमेंट इक्वल टू r इंटू एक्स, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। ये r रिजल्टेंट है, इस बीम पे जो भी फोर्सेस आ रहे थे उनकी वजह से ये रिजल्टेंट आया है यहाँ पे। देन पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे, इसमें जो पोजीशन है मीन्स ये रिजल्टेंट तो एक्ट हो गया ए डिस्टेंस से, हमने सम ऑफ मोमेंट एट ए लिया है, बट इसका ये डिस्टेंस कितना है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे अगर हम देखें, तो ये डिस्टेंस x बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, देन इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ अलग आएगा, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा जो हम d ले लेते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये कट करेगा इस पॉइंट पे, तो ये इसका डिस्टेंस y आ जाएगा। तो ये मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करने की x, y और d क्या रहेगा। अगर मैं सम ऑफ मोमेंट इंटू रिजल्टेंट इंटू एक्स कर दूँ तो ये x मेरा जो रहेगा ये d की वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये d की वैल्यू रहेगी। यहीं पे अगर मैं सम ऑफ मोमेंट के लिए अलग फार्मूला लगा दूँ, सम ऑफ मोमेंट इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अगर मैं यूज़ कर लूँ, तो मुझे ये जो डिस्टेंस है ये मुझे x मिलेगा, यहाँ पे डिस्टेंस मुझे ये d मिल जाएगा। थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लो, एंड x जस्ट एज अ सिंबल लिया हुआ है। अगर मैं समेशन ऑफ मोमेंट फिर से कंसिडर करूँ विथ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स से, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा ये मुझे y मिल जाएगा। तो आपको कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये देती है पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट, एफ ऑफ एक्स निकालना है, y के साथ डिस्टेंस निकालना है या फिर d के साथ डिस्टेंस निकालना है। ये आप लोगों की मर्ज़ी पर डिपेंड रहता है या फिर क्वेश्चन पे डिपेंड रहेगा कि आपको कौन सी चीज़ फाइंड आउट करनी है।
तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है दोस्तों, मुझे ट्रांसफ़र करना है। यदि मैं किसी फोर्स को ट्रांसफ़र करूँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे और उस ऑब्जेक्ट पे कोई चेंज ना आए, फोर्सेस के हिसाब से कोई अगर उसमें चेंजेस नहीं आता है, तो मैं उसको बोलूँगा लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, कि मैंने एक फोर्स दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है। तो दोस्तों देखते हैं हम लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज इवन इफ फोर्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे फोर्स को ट्रांसफ़र कर देता हूँ बट फिर भी इस पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसको बोल लेंगे हम लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। जैसे इस फोर्स से ये क्लॉकवाइज घूम रहा था और इससे भी ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अ फोर्स एक्टिंग एट P शिफ्टेड टू Q, तो ये P पॉइंट था, यहाँ पे वो Q पे शिफ्ट किया। देन द मोमेंट ऑफ फोर्स डायरेक्शन मैग्नीट्यूड रिमेन्स एज D रिमेन्स सेम। अगर D सेम है तो वो भी रिमेन्स सेम रहने वाला है। तो देखो ये फोर्स यहाँ पे P पे लगा हुआ था, ये Q पे मैंने उसको शिफ्ट किया, बट D सेम है। याद रखना दोस्तों, जो डिस्टेंस था पॉइंट से वो डिस्टेंस सेम ही है, ये जितने पे था उतने पे ही ये भी लगा हुआ है। देन फोर्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर सेम रहेगी, डी रिमेन्स सेम रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ये मैंने फोर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। तो जो एस फोर्स था उसको मैंने आर के जगह पे शिफ्ट कर दिया। मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए था, मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया। क्यू पॉइंट पे डिस्टेंस सेम रखा है, तो इसका इफेक्ट भी क्या रहेगा, इसका इफेक्ट भी सेम रहने वाला है। लामिस थ्योरम देख लेते हैं। लामिस थ्योरम क्या है, ये तो मैं सारे आज बेसिक्स चैप्टर ले रहा हूँ आपके। इन चैप्टर्स का यूज़ आपको मैकेनिक्स में आगे होगा और इन लॉज का भी यूज़ होने वाला है। अगर आपको लॉज थियोरीज अच्छे से समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और MPSC के जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ सर्कुलेट करो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम को ही दोस्तों साइन रूल भी कहा जाता है। लामिस थ्योरम देख लेते हैं। 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, जैसे यहाँ पे 3 कॉन्करेंट फोर्स है, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं इसलिए 3 कॉन्करेंट फोर्स है। PQR, इनको नाम देंगे हम PQR, एक्ट ऑन अ बॉडी सेपरेटेड बाय एंगल थीटा अल्फ़ा और गैमा। ये सेपरेटेड है एंगल थीटा अल्फ़ा और गैमा से। कीप सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में रखते हैं मतलब ये एक ही जगह पे स्टेबल रखते हैं उस फोर्स सिस्टम को, मीन्स ये पॉइंट को ये इक्विलिब्रियम में रखेंगे या फिर हिलने नहीं देंगे, तो वो फोर्स कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने PQR फोर्स ले लिए और अल्फ़ा बीटा गैमा उनका एंगल ले लिया है। तो इनकी वजह से मुझे कैसे मिलेगा, अगर मुझे ये 3 एंगल पता है, P फोर्स पता है, तो मैं Q और R फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे मिलेगा ये, तो यहाँ पे ये साइन रूल बनता है। साइन रूल क्या बनेगा, P अपॉन साइन अल्फ़ा, जो फोर्स है उसके अपोजिट का एंगल, Q अपॉन साइन बीटा, Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन थीटा, R अपॉन साइन थीटा। साइन के साथ एंगल लेना है उसके अपोजिट के और आपको एज इट इज़ उसको पुट कर देना है। तो ये है साइन रूल, इस क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में।